नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत आपसे लाइव हुआ हूँ। आज संडे है तो हैव अ गुड डे। आज का दिन जो है मतलब दिन तो कल का ही, लेकिन आज जो खबरें जो पूरे देश में प्रचारित हो गई कि इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि युवाओं की, इस देश का युवा जिसे लोग कॉकरोच कह रहे थे, जिस युवा को लोग नकारा निकम्मा कह रहे थे, उस युवा ने वो कर दिखाया कि जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया। ये है युवाओं की ताकत। देखिए ये देश बुद्धिजीवियों का देश है। ये जो फेसबुक पर लोग कमेंट्स करते हैं कई लोग हताशा में कि सभी लोग बिके हुए हैं, सभी मैनेज किया जा सकता है, चुनाव मैनेज किया जा सकता है। देखिए इस देश में सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस देश की युवा शक्ति की आवाज़ को मैनेज नहीं किया जा सकता। और वो आपने आपको अभी भी अगर कोई शक है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस देश के युवाओं ने ये बताया कि कि कैसे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और शोषण का सामना करना है। मतलब आप देखिए कि कितनी अद्भुत बात हो रही है कि देश का युवा देश की पॉलिटिक्स को बता रहा है कि अब जो है वो संघर्ष किस स्तर पर पहुंच गया है कंपनी राज में। देखिए मैं कंपनी राज कहता हूं इसे। लोग बहुत सारे मुझसे कहते हैं कि आप पूंजीवाद की बात करते हैं। आप देखिए ये सब कंपनीवाद है। आप अगर अभी भी उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे जो साफ दिखाई देता है ये कंपनी और पूंजीवाद है। इस देश की पूंजी का एकीकरण कर दिया गया है, एकत्रित कर दिया, उसको सेंट्रलाइज कर दिया है कि पूंजी का सेंट्रलाइजेशन कर दिया है। और आप देखिए कि सभी कुछ तो कंपनियों में चला गया है। अगर आपके पास इन सवालों का जो आज के सवाल हैं, तो मैं सभी युवाओं को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने दिखाया कि मतलब कि अन्याय के खिलाफ किस तरीके से, गांधीवादी तरीके से। आप देखिए लाठियां खाई। ये संघर्ष कोई मामूली संघर्ष नहीं था, इसलिए ये बहुत बड़ा मैं इसको ऐतिहासिक काम मान रहा हूँ। जैसे मैं ऐतिहासिक आंदोलन किसानों का मानता हूँ, जो राकेश टिकैत और किसान यूनियन के जो भारतीय किसान यूनियन है उसने जो लड़ा सरकार से, उसके बाद ये उससे भी बड़ा मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया में था। मतलब कि आप देखिए जिस तरीके से विजुअल्स आए कि सरकार ने उसका दमन किया। अभी भी सवाल बहुत हैं। देखिए इस देश का युवा धीरे धीरे करके अब उन सवालों के हल की ओर जा रहा है। सवाल बहुत हैं दोस्तों। आप देखिए कि जिस तरीके के विजुअल आए थे कि बेटियों को, इस देश में महिलाओं को, उन सारे लोगों के लिए ये चैलेंज है जो नारी पूज्यंते की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे स्टेजों से लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब कि अगर इस देश में बेटियों के पिटते हुए, आप देखिए कि मतलब पुलिस ने किस तरीके से काम किया। अभी पुलिस से ये सवाल बाकी है कि बिना नंबर प्लेट के, बिना मतलब कि नंबर, उनका जो नेम प्लेट होती है, सॉरी नंबर नहीं नेम प्लेट, उन्होंने बिना नेम प्लेट के, अब वो पुलिस वाले थे या नहीं थे, क्योंकि नेम प्लेट से ही ऐसे स्थलों पर तो पुलिस की पहचान नेम प्लेट है, तो नेम प्लेटें नहीं थी। और आपने देखा किस तरीके से बाहरी लोग जो सिविल ड्रेस में थे, जो लाल पीले नीले जूते पहने थे, जो वीडियो आ रहे हैं उनके ढूंढने के, वो लोग लाठियां लेकर, और उन लाठियों में कीलें थीं, और उन लाठियों में इतने जोर से वो लाठियां चली कि बच्चे आईसीयू तक पहुंचे और बच्चे घायल हैं और बेटियां तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी, उनकी व्यवस्था देखिए, उनकी व्यक्ति पूजा देखिए, उनकी पार्टी पूजा देखिए कि वो सोशल मीडिया पर उन बच्चों के खिलाफ लिख रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी तो देश ने ये बता दिया उन लोगों को कि देश में जो आप जिस बात का इस्तेमाल करके आपने राजनीति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके जो लोगों के साथ छल किया, उसका जवाब था ये आंदोलन। ये इतना बड़ा था और बच्चियों ने दिखा दिया। मैं इस देश की बहादुर बेटियों को, मतलब मैं बेटियों को, इस देश की बहादुर बेटियों को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन बेटियों को कि जिन्होंने पिटने के बाद उनके साथ इतनी बदसलूकी हुई कि कई छात्रों की तो
एक दो छात्रों की तो खबर आ रही है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई इस उम्र में, कि मतलब पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पैलेट गन का मतलब आप समझिए कि पैलेट गन मतलब आतंकियों को, उग्रवादियों को भगाने के लिए जिस पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, वो पैलेट गन चली और उसने बच्चों को क्षतिग्रस्त किया। आप देखिए, इस देश का एलओपी कह रहा है, इस देश का एलओपी जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने उस बच्चे को पूरी देश को दिखाया कि इस देश की पुलिस ने पैलेट गन चलाई बच्चों पर, उनकी एक आंख भी खराब हो गई है। और एक बच्ची के अभी खबरें आ रही हैं अस्पताल से कि एक बच्ची की आंखों का 1% बचने का चांसेस है। तो बच्चे अंधे हुए, बच्चों की कुर्बानी देखिए आप, कि मतलब उनकी एक, मैं मानता हूँ 750 किसानों ने कुर्बानी दी, और दूसरी ये बच्चों की कुर्बानी ली गई है इस आंदोलन में, कि उन्होंने उनकी आंखें गंवाई। उन्होंने उसके बाद भी इस देश के बच्चों को, जिनको अराजक कह रहे थे लोग, उन अराजक कहने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है कि वो बच्चे पुलिस वालों को थैंक यू कह रहे हैं, वो थैंक यू कह रहे हैं। आप सोचिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला खराब है मेरा। वो बच्चे जो है वो पुलिस वालों को थैंक यू कह रहे हैं। तो मैं ऐसी जनरेशन को, इस देश के युवा को मैं नमन करता हूँ, मतलब मैं एडवोकेट होने के नाते मैं नमन करता हूँ। आज मुझे ये विश्वास हो गया कि इस देश का युवा अराजक नहीं है। इस देश का युवा अगर चाहता तो इसके रिटेलिएशन में बहुत अराजकता फैल सकती थी, लेकिन उसने उसको एक दिन में आप सोचिए, एक दिन में उसको कंट्रोल किया और सारी चीजें हुई। और उसके बाद उन बच्चों ने पुलिस वालों से जो कहा, तो ये बच्चों का मतलब कि पुलिस वाले उस उम्र के हैं कि उनके उतने बड़े बच्चे हैं जितने बड़े बच्चों पर उन्होंने लाठियां भाजी, उन बेटियों पर। आप सोचिए, वो पुलिस वाला जो किसी बच्ची को पीछे से जो डंडा मार रहा था, मैंने उस वीडियो को देखकर मेरा दिल विचलित हो गया था। मतलब कि मैं बड़ा व्यथित था कि इस देश में आप देखिए कि पुलिसकर्मी, मतलब पुलिस की पहचान तो डिसिप्लिन है ना, पुलिस की पहचान डिसिप्लिन है। तो पुलिस की पहचान अगर डिसिप्लिन है, तो एक डिसिप्लिन फोर्स का आदमी, मतलब कि उसकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा, आप देखिए जो निहंग वहां पहुंचे। इस देश के जो अभिभावकों ने उन बच्चों का साथ दिया और उन बच्चों ने जो काम करके दिखाया, मैं उन्हें नमन करता हूं। वो लड़ाई बहुत बड़ी, अभी तो आप सोचिए, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि अभी मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, देखिए जैन जी को भी इस बात को, जिसको जैन जी कह रहे हैं लोग, जो युवा हैं हमारे देश के, जिन्होंने अभी एक बहुत ही सफलतापूर्वक इस देश के शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लिया, वो सारे बच्चों को समझना होगा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण जो है वो एक अहम मुद्दा है। वही सही उसका हल है। अब उसमें वो एक बहुत बड़ा काम है। अब उस काम को अगर करना है तो इतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी आपने लगाई और आपका जो संघर्ष चल रहा है। तो सीधी सी मांग है, मैं भी एडवोकेट हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। संसद में उस पर चर्चा तो हो, हम सुनना चाहते हैं, हम भारत के लोग। कि मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं सभी से है मेरा ये प्रश्न विपक्ष से भी है। मैं राहुल गांधी जी को राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर बोलते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो शिक्षा में आप देखिए, हमारे बच्चियों पर लाठियां, देखिए ये इतनी आसानी से नहीं है कि एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इस बात को भुलाया जा सकता है कि बच्चियों के ऊपर किस तरीके का अत्याचार हुआ है, बच्चों के ऊपर, इसको इस तरीके से भुलाया नहीं जा सकता। देखिए आप अगर मैं मेरे व्यूअर्स से एक सवाल पूछता हूं कि कोविड में आपने इस प्राइवेटीकरण का तांडव देखा कि स्कूल नहीं लगे, उसके बाद भी उन्हें पूरी फीस उन्होंने वसूली पेरेंट्स से। तो आप देखिए कि ये जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की बात होना देखिए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर किए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट लोगों की मदद ली जा सकती है, लेकिन शिक्षा के लिए हमें प्राइवेट मदद नहीं चाहिए। ये हमारा अनुभव है। जिस तरीके से शिक्षा में प्राइवेटीकरण किया गया और इस देश की शिक्षा को खराब किया गया, मैं सीधी बात करता हूँ। आप देखिए, आप किसी भी प्रदेश का आप डाटा उठा के देखिए कि सारे प्राइवेट सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है
कि इस देश में वो लोग जो प्राइवेट फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, कि मतलब जो प्राइवेट सिस्टम में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते महंगाई के कारण, उनका जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, उस सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी चल रहा है। आप देखिए, आपने कई न्यूज़ें देखी होंगी, ऐसी न्यूज़ गोदी मीडिया पर तो आपको मिलेंगी नहीं शिक्षा पर, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी राज्य में सरकार ने जो है वो स्कूलों की संख्या बढ़ाई। ये सवाल है जैन जी से। मैं भी आज जो युवाओं से, अगर मुझसे कुछ युवा जुड़े हों और अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे फेसबुक आईडी पे मैं करता हूँ लाइव, आपसे लाइव जुड़ता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उससे जुड़ूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ लोगों से जुड़ने की, कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर इनवाइट मैंने कर दिए हैं तो आप देखिए कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री का आप कोई विजुअल या वीडियो मुझे सेंड कीजिए फेसबुक पर। अगर अगर इन मुद्दों पर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वीडियो जिसमें कोई मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री किसी भी प्रदेश का ये कहते हुए दिखे कि हाँ, स्कूलों की संख्या हमने बढ़ाई। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सरकारी सिस्टम को नष्ट करके और ये जो प्राइवेटीकरण शिक्षा में लागू कर दिया। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण देता हूं कि BSNL को क्यों ख़त्म किया गया। आप बताइए, इस देश के टैक्स के पैसे से सारे विभागों को चलाया जा रहा है और आज के समय का सबसे क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए BSNL को जानबूझकर सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आज देखिए सारा हमारा टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट हाथों में चला गया है। ऐसे ही हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम, आप देखिए मेडिकल्स की सीट पर क्या व्यवस्था है। NTA नाम की एक संस्था, मतलब कि मैं वकील हूं और मैं अगर उसकी समीक्षा करूं तो वो होना ही नहीं चाहिए। NTA की मतलब एक प्राइवेट NGO, एक प्राइवेट संस्था जो है वो सारे कार्य को करा रही है, जिसमें इस देश के डॉक्टर्स तैयार होंगे, इस देश के इंजीनियर्स तैयार होंगे। आप सोचिए कि NTA की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है कि शिक्षा माफिया जो है, जिस शिक्षा माफिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है उसका राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि इसमें आप देखिए कितना पैसा है, कितनी कमाई है। आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो आप सोचिए कि प्राइवेट स्कूलों का सारा सिस्टम है, जो एजुकेशन में जो सारा कॉलेजेस का सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो है वो उसको मजबूत प्राइवेट लोग करवाने के लिए सरकारी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं और सरकारें उन सरकारी सिस्टम में कंप्रोमाइज कर रही हैं। आप देखिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो है वो राष्ट्रीयकरण, तो मेरी ऐसी मांग है राहुल गांधी जी से क्योंकि आगे चल के इस मुद्दे को संसद में रेश करना है, तो मेरी मांग है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी तक अगर मेरा वीडियो पहुंचे, या आप शेयर कीजिए, आप पहुंचाइए, या मेरी तरफ से आप पहुंचा दीजिए कि वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पे मैं उनको अगला जो संस्करण, वो जो स्टूडेंट्स का जो काम कर रहे हैं, कि देखिए LOP हैं, वो इस देश के विपक्ष के नेता हैं, तो मैं उनको इस नज़रिए से देखता हूं कि ये जो सारी समस्याओं का वो विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इनको सही करने का भी एक प्लान, एक रोल मैप जो है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। तो मतलब कि वो राहुल गांधी जी को मैं सुनना चाहता हूं वो स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मतलब विश्वास दें कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम है, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण बहुत आवश्यक है, क्यों जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से गरीबी रेखा में जो आय लोगों की सीमित हुई, तो वो प्राइवेट शिक्षा को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनका बच्चा जो है वो उस पढ़ाई को हासिल करने के लिए में वो सक्षम नहीं है। हमारा मिडिल क्लास जो है बहुत बड़ा नंबर है वो कि इस देश के कम से कम 40 से 50-60 करोड़ लोग
जो ऐसे हैं जो अभी भी शिक्षा को मतलब आप देखिए वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो इसको सब समाप्त करने के लिए देखिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी को मैं इसलिए नमन और याद करता हूं क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो राष्ट्रीयकरण की एक पॉलिसी चलाई थी, उस राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी को उन्होंने न सिर्फ लागू कराया इस देश में बल्कि दरवाजे खोले गए। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि बैंकों में आम जनता की एंट्री करा देना। और यहाँ पर जो प्राइवेट में हो रहा है, प्राइवेट सिस्टम जो है वो हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है कि वहाँ पर पैसा चल रहा है, वहाँ पर दलाली चल रही है, वहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ पर गलत सिलेक्शन हो रहे हैं। सारे सिस्टम को करप्ट कर दिया है इस सिस्टम ने। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, अब उसको कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो एक चर्चा का विषय है। लेकिन शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर एक विशेष बजट और विशेष सोच और उसका नारा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ही होना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा समान शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर, समान अपने देश के विकास में हिस्सेदारी लेने का समान अवसर जो देना है अगर हमें युवाओं को। तो इस संघर्ष में भी हमारे नारे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ना हमारी मतलब जाति जो है वो ना हिंदू होना चाहिए ना मुसलमान होना चाहिए। हमारी पहचान, जैसे किसानों से मैं कहता हूँ तो हमारी पहचान सिर्फ किसान होना चाहिए, ऐसे ही हमारी पहचान विद्यार्थी होना चाहिए। हमारी पहचान इस देश में मतलब कि सुधार कैसे हो उस मुद्दे पर है। तो ये जो काम करके दिखाया है तो मतलब कि उन्हें लाख लाख धन्यवाद बच्चों को, और उन बच्चियों को मैं एक बार फिर नमन करता हूँ। अब ये दूसरा चैप्टर और इसमें शुरू हो रहा है, वो है किसानों का कि मतलब अब किसान जो है, किसानों ने जो है वो दिल्ली कूच शुरू कर दिया है और सिरसा बॉर्डर तक किसान आ गए हैं। जैसा बच्चे प्रताड़ित थे ऐसे ही किसान भी प्रताड़ित हैं कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की गई है, आप देखिए किस तरीके से आयात शुल्कों को जीरो करके जब भारत का किसान पर्याप्त अनाज दे रहा है। आप सोचिए, सबसे पहला प्रश्न किसानों का है कि जब भारत का किसान पर्याप्त अनाज दे रहा है तो अमेरिका से सस्ते अनाज को बुलवाने की क्या आवश्यकता है। उस पर आयात शुल्क अगर आप जीरो कर दोगे तो भारत के किसानों का बाजार कहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के किसानों के बाजारों को समाप्त करने की जो है वो तैयारी है ये ट्रेड डील ऐसा किसानों को लगता है। तो पंजाब से, हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब किसानों ने जो है वो दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। और आप देखिए हर प्रदेश में किसान इस समय आंदोलित है। मध्य प्रदेश जो देश के कृषि मंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी जो हैं, वो 15 साल चीफ मिनिस्टर जिस प्रदेश के रहे, उस प्रदेश उनके गृह प्रदेश में जो है वो MSP में गेहूं को में 100 रुपये कम मिला राजस्थान से कि मतलब राजस्थान का कोई कृषि मंत्री नहीं है केंद्र में। इस प्रदेश का कृषि मंत्री केंद्र सरकार में बैठा हुआ और मूंग नहीं तौली जा रही है किसानों की, कि किसानों को विज्ञप्ति जारी कर दी है कि आपके 25% मूंग तौले जाएंगे और बाकी का जो है वो आप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आप दें और बेचें। तो उससे जो मध्य प्रदेश में पूरा आंदोलन चल रहा है किसानों का भी, तो किसानों की भी ये समस्या जो है वो पूंजीवाद से जुड़ी हुई है कि किसानों को MSP मतलब एग्रीकल्चर का जो है वो प्राइवेटीकरण करने की कोशिश है ये ट्रेड डील। आप सोचिए इस ट्रेड डील का मतलब है कि सरकार के हाथ में इतना पावर आ जाना कि वो चाहे तो किसानों की फसलों को 5 रुपए किलो में बिकवा दे आप सोचिए, ये है ये ट्रेड डील क्योंकि सरकार के हाथ में रहेगा। भारत ने जो है वो अमेरिका से जो ट्रेड डील की है उसमें भारत ने इस शर्त पर हस्ताक्षर किए हैं कि फ्री ट्रेड होगा और 9 लाख करोड़ का प्रति वर्ष फ्री ट्रेड होगा। उसमें शर्त भी है कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल भारत प्रत्येक वर्ष खरीदेगा। आप सोचिए, तो ये जो किसानों को कंट्रोल करने की और बर्बाद करने का जो पावर लेना चाहते हैं ट्रेड डील, देखिए वो 3 काले कानून जो है वो वापस हो गए थे, उनका ही ये दूसरा रूप ट्रेड डील है आप बताइए, जब भारत का किसान पर्याप्त मात्रा में गेहूं, पर्याप्त मात्रा में चावल, पर्याप्त मात्रा में मक्का, पर्याप्त मात्रा में मूंग, पर्याप्त मात्रा में जब सारी फसल क्रॉफ्ट सॉरी दोस्तों,
जब किसान सारी क्रॉफ्ट जो है वो पर्याप्त मात्रा में सरकार को दे रहा है, तो फिर सरकार को इस डील में कृषि बाजारों को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। भारत का किसान तो खुद ही सरप्लस, ये तो सरकार के ही आंकड़े हैं। मैं कृषि मंत्री जी से भी ये कहूँगा, जैसे मैं राहुल गांधी जी किससे सुनना चाहता हूँ शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर, ऐसे ही मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी आदरणीय से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि जब पर्याप्त मात्रा में किसान दे रहा है तो फिर एग्रीकल्चर मार्केट को क्यों खोला गया। आपने अभी देखा कि कपास पर 0 आयात शुल्क किया गया और सारा कपास का जो हमारा किसान है विदर्भ में और सारे महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान तक, जो हमारा कपास का जो एक बेल्ट है कि दुनिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, देखिए कपड़े का रिश्ता है कपास से, कि आप जो कपड़ा पहन रहे हैं उसका जो धागा है वो कपास से बनता है। कपास से सिर्फ बत्तियां नहीं बनती दिए की सिर्फ दिए की बत्तियों के लिए कपास उगाया जाता। कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्राफ्ट है इस सारे वर्ल्ड के लिए, कि उसको कपड़े चाहिए आबादी है तो कपड़े चाहिए। उसमें जो है वो बांग्लादेश में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों का बिजनेस। तो हमारे देश का किसान, भारत के किसान जो है वो सरप्लस कपास उगा रहा था, और वो बांग्लादेश के भी मार्केट में, क्योंकि बांग्लादेश की इंडस्ट्री को जितना कपास चाहिए था वो उनके देश में मौजूद नहीं था, तो वो भारत के किसान से उसको इंपोर्ट करते थे। और भारत के किसानों का एक बहुत बड़ा बाजार था बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, और भारत का एक सबसे बड़ा बाजार भारत का भी है। अपने अंदर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े बनाने वाले उद्योग हैं, वो सारे कपास को भारत से खरीदते हैं। तो ये आप देखिए कि क्या हुआ इन समझौतों में। एक तो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो वहाँ का जो रिजीम है सत्ता का, उसने अमेरिका से डील कर लिया और विदेशों से जो है कपास भारत के किसान से भी कम रेट में बुलवा लिया। दूसरा, भारत ने क्या किया कि भारत ने अपना आयात शुल्क जो है वो 0 कर दिया। अब भारत ने जब आयात शुल्क 0 किया कपास पर, तो जब कपास के किसान का कपास मार्केट में गया, तो आप सोचिए फिर उसके साथ क्या भयावह स्थिति हुई कि सस्ता कपास जब कपड़ा उद्योगों को, फैक्ट्रियों को मिल गया, तो किसान को एमएसपी नहीं मिली उसकी लागत नहीं निकली कपास के किसान की, और वो आत्महत्याएं करने पे मजबूर हुआ। आपने देखा अभी कि कितने 21 बच्चों ने अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ उसमें आत्महत्याएं की। इस मामले में आप देखेंगे इस प्राइवेटीकरण में किसान भी आत्महत्या कर रहा है। तो आप बताइए, कृषि मंत्री जी बताएं कि कपास पर आयात शुल्क 0 क्यों किया गया, और वो अभी भी शायद जारी है। तो भारत के किसान को इससे क्या फायदा हुआ। तो ये इस तरीके की डीलें क्यों की जा रही हैं, और इसमें आपकी क्या भूमिका है। आप अगर इसको आप किसानों के हित में मानते हैं इस ट्रेड डील को, तो आप संवाद स्थापित कीजिए। आप किसान आ रहे हैं, आप किसान जो है वो दिल्ली की ओर आ रहे हैं, और उनका यही सवाल है कि जब हम उगा के दे रहे हैं तो ये अमेरिका से जो है वो सस्ते अनाज और सस्ते वो क्यों लाए जा रहे हैं, इसको रोका जाए। ये किसानों का पूरा संघर्ष है। और नौजवानों का मैंने बताया, तो वहाँ राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। यहाँ भी हमारे मंडी सिस्टम को, एमएसपी का जो पूरा सिस्टम पुरानी सरकारों से लड़ा किसान, और जो पूरा सिस्टम खड़ा कराया, उस सिस्टम को बचाने की भी लड़ाई है कि एमएसपी घोषित की जाए, लागत पर सब्सिडी दी जाए। ये बहुत सारे मुद्दे अब जो हैं वो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो किसान और जवान अब सड़कों पर अपने सवालों को लेकर जो निकल रहा है, तो मुझे विश्वास होता है कि ये देश महात्मा गांधी का देश है। जिस तरीके से बच्चों ने साबित किया कि उन पुलिस वालों को फूल दिए, बहुत मार खाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने, पुलिस वालों ने भी मारा। तो मेरी उनसे भी विनती है कि देखिए बच्चे हैं बच्चे ही हैं हमारे। अब जो लोग कह रहे हैं कि वो विदेशी फंडिंग से है और ये है, और देखिए हैं हमारे बच्चे हैं वो। ये देश इतना कमज़ोर नहीं है कि विदेश के लोग आसानी से इस देश के युवाओं को भड़का सकें। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, युवाओं ने भी, जिससे कोई सिस्टम में खराबी आई। ये अलग बात है कि पुलिस से वो पिट गए और पुलिस को धन्यवाद भी दिया। तो मैं उन सारे फोर्सेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी है, आपकी नौकरी है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप जो है बच्चों पर हल्के हाथ से, अगर कोई कह भी दे तो नौकरी बचाना है तो हल्के हाथ से, कि उसको चोट ना लगे। अपना बच्चा समझें आप उसको, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
तो दोस्तों ये मुद्दे चल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि अब वातावरण जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश आंदोलनों का देश है। गांधी के बताए हुए रास्ते पर, पटेल साहब के, सरदार पटेल साहब के रास्तों पर, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के रास्ते पर चलकर ये सारे लोग अब अपने संघर्ष को करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जैसे रोड्स प्राइवेट हो गए हैं, देखिए ये लड़ाई मैं विपक्ष के भी जो लोग प्रदेश लेवल पर लड़ रहे हैं, हो सकता है वो मुझे बहुत, मैं तो अदना सा वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, वो उस बात को ना देखिए, ये सरकारें बनाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने, ये प्राइवेटीकरण को राष्ट्रीयकरण में बदलने की लड़ाई है। इसको ओरिजिनलिटी से लड़ना पड़ेगा कि मतलब अब जो किसानों का जो प्रदेशों में चल रहा है, इसका पूरा जिम्मेदारी जो है वो इस ट्रेड डील पर है। उसके खिलाफ जो संघर्ष होगा ट्रेड डील के खिलाफ, तभी किसानों का भविष्य तय होगा। आप ठीक है कम से कम आवाज़ करते हैं, उठाते हैं, तो ये जो सारा केंद्रित हो रहा है मामला ये मामला केंद्रित हो रहा है पूरा कंपनीवाद के खिलाफ। पूरा जो रोड्स प्राइवेट हो, आप देखिए रोड्स सारे टोल टैक्स उन पर सिर्फ लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी भी लोगों को मांग करना चाहिए फेसबुक पे कि भैया जब टोल दे ही रहे हैं और तो उन कंपनियों के नाम भी बता दो हमें जो यहाँ से टोल वसूल रही हैं कि 60 किलोमीटर इसका है तो 60 किलोमीटर इसका है। तो सारे रोड्स अब ये अलग प्रश्न है कि इन रोडों को बनाने के लिए उसी किसान ने भूमि दी, औने पौने दामों पे दी, कई वर्षों तक पलायन झेला, जो फैक्ट्रीज लगी, जो रोड बने, जो पुल बने, जो बांध बने, उनमें सब किसान ने सारा योगदान दिया इस देश की हरित क्रांति को खड़ा करने के लिए। और उस हरित क्रांति को अगर बचाना है तो हमें हमारे बच्चों से भी सीखना होगा कि हमें इस तरीके के लिए तैयार रहना होगा। और मैं देश के कृषि मंत्री जी से कहूँगा कि इन मुद्दों पर आप जो है वो किसानों से बातचीत शुरू करें, ताकि ये सारे मामले जो हैं शांति से और निपटाए जा सकें और किसानों को लाभ में लाया जा सके। और उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोलिए। आपकी किसान ट्रैक्टर ले तो उसको लोन दे, ट्राली ले तो भी दे, रोटोवेटर ले तो भी दे, और वाहन ले तो भी दे, उसके बच्चों को एजुकेशन लोन भी दे। बैंकों में भी अब भेदभाव किसान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यहीं से सारा मामला शुरू होता है कि किसान को, आप देखिए देश की पूरी भूमि बैंकों में गिरवी रखी है और बहुत कम पैसे में रखी है। सारे किसान, देश के जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं, आपको अपनी ताकत समझना होगा। 14 करोड़ का मतलब है कि अगर एक परिवार में 8 सदस्य हैं तो 90 करोड़ आबादी है किसानों की इस देश में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं वो 90 करोड़ लोग हैं उस भूमि पर। तो उन 90 करोड़ लोगों को भूमि स्वामित्व की लड़ाई लड़ना है, अपनी भूमियाँ बचाना है, मातृभूमि को बचाने की लड़ाई है। तो इसको थोड़ा सा खुल के लड़ना होगा किसानों को भी, कि उन्हें भी अपने जो मंच हैं वो युवाओं के, वो किसानों के हवाले कर दो आप। जैसे आप देखिए, मतलब जंतर मंतर के मंच को कोई नहीं सुनता दीप के जी क्या कह रहे हैं उसको कोई नहीं सुनता था, लेकिन एक ऐसी जैन जी, मतलब कि ऐसे युवा जो टेक्नोलॉजी से लैस हैं, उन टेक्नोलॉजी से लैस करने वाले लोगों ने हर मोबाइल में वो सारे वीडियो और फुटेज पहुंचा दिए उस मांग को और उसको। तो देखिए, अच्छा पिटे भी, सारी चीज़ें हुई, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको मारा गया और इतना मारा गया, बच्चियों को मारा गया। ऐसे ही में किसानों का भी ये संघर्ष है। ये देखिए, आपको समझना होगा अगर आप किसान हैं तो। देखिए, प्राइवेटीकरण का पूरा मामला है। आपकी जो भूमियां हैं, आप देखिए आदिवासियों को जंगलों से भगाया जा रहा है, किस तरीके से हजारों हजार पेड़ काटे जा रहे। तो ये क्यों काटे जा रहे हैं? हसदेव जंगल क्यों काटा गया? हसदेव जंगल जो है वो पूरा जंगल नष्ट हो गया, मतलब कि वहाँ पर माइनिंग हो रही है। और आप देखिए, अरावली को भी बचा लिया लोगों ने। अगर अरावली के लिए लोग खड़े नहीं होते तो अदालत से तो आ ही गया था फैसला कि 90 मीटर नापो और काटो। तो मतलब इतना काट देते कि जो 90 मीटर से ऊंची चोटियां हैं वो अपने आप धसक के नीचे आ जाती, तो वो और 40 मीटर में आ जाती, मतलब पूरा अरावली साफ। तो ये किसको दिया जा रहा है? सवाल ये है किसको दिया जा रहा है ये जल, जंगल, जमीन, इसका दोहन कौन? अब आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि एक और मंत्री हैं, मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री, मतलब नितिन गडकरी जी, रोड मंत्री, अब एथेनॉल E20 की वो बात कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए, उनसे भी एक प्रश्न है कि फिर मक्के का किसान जो है, जिससे आप एथेनॉल बना रहे हैं, और एथेनॉल बनाने के लिए इस देश का, देखिए मक्का आप बाहर से बुलवा रहे हैं,
लेकिन इस देश का पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको ये आश्चर्य होगा किसान भाइयों या जो भी मेरे वीडियो को देख रहा हो, जुड़ नहीं पा रहे हैं वो मैं करवाऊंगा उसको। मतलब कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में मतलब कि 2-3 हज़ार लीटर पानी चाहिए। 2000 लीटर 1 लीटर एथेनॉल बनाने में, वो 1 लीटर की मिक्सिंग 10% होगी। तो आप देखिए कि मतलब आप देखिए कि देश का जो जल लूटा जा रहा है, मैं जल की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए सूखा से पूरे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इंदौर में आपने देखा किस तरीके से सीवर का पानी पी रहे थे लोग इंदौर में, जहाँ राहुल गांधी जी आए थे विपक्ष के नेता। बच्चों की मौत हो गई, वहाँ भी बच्चे मरे, शहादत हुई। क्योंकि ये जो पूंजीवाद का सिस्टम है ये शहादतों का आदि है। इसको तो जिसका दमन करेगा उन्हें मरना होगा। जैसे बच्चों ने सुसाइड किया, 700 किसान खत्म हुए उस आंदोलन में, और अब फिर से किसान आ रहे हैं। तो अब ये एग्रीकल्चर को बचाने के लिए आपको बहुत ही शांति से, क्योंकि आपसे भी वही कहा जाएगा, अर्बन नक्सल, आतंकी, खलिस्तानी, अगर आपके ऊपर पगड़ी है, आप खलिस्तानी हैं। ये नई पहचान जो बना दी गई है हमारे देश की, जिस देश में ये नारा लगाया जाता था कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस नारे को चैलेंज किया गया इस देश में इन 10-12 सालों में। तो उस नारे को भी जिंदा करने की जो हमारी ताकत है उसको दिखाई और कॉन्फिडेंट मिला इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को कॉन्फिडेंट दिया इन बच्चों ने। तो किसानों को भी कॉन्फिडेंट देंगे ये बच्चे। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे लड़ रहे थे, अब उनके पिता आ रहे हैं। आप देखिए, जो बच्चे लड़ रहे थे अब उनके पिता आ रहे हैं कि वो अपनी भूमियों को, अपने कृषि बाजारों को बचाने के लिए, गुहार लगाने के लिए, उनके पिता मतलब पेरेंट्स, उनके ही बच्चे हैं ये जो दिल्ली में और ये जो बड़े बड़े शहरों में जो धोखे से बेचारे सिस्टम से लड़ा के और जो संघर्ष कर रहे हैं। उनके पिता किसान हैं, ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग उनके अभिभावक अब दिल्ली की ओर कूच हो रहा है। तो अब ये संघर्ष भी देखने लायक होगा। और अभी सबसे पहले तो ये देखने वाली बात होगी कि जो संसद चल रही है, अब संसद चलेगी, अब सोमवार से काम हो रहा है कि नहीं। संसद की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारे पैसे से चल रही है, इसमें किसी को बुराई नहीं होना चाहिए। हमारा टैक्स पेयर का पैसा है जिससे संसद चलती है, और हर 1 घंटे की लागत 2.5-3 लाख रुपए प्रति घंटा उसकी लागत है। तो वो जो पैसा हमारा जा रहा है, तो संसद में अब देखना है कि इन बच्चों की पिटाई पे, कि मतलब वो आदेश किसी ने तो दिया होगा सिस्टम में। मेरा तो सीधा, मैं तो वकील हूँ इसलिए सीधा प्रश्न करना जानता हूँ, वो आदेश किसने दिया। संसद अब इस देश के जो किसान हैं, जिनके बच्चे जो लड़ रहे हैं, जो अभिभावक हैं इस देश के और जो बच्चे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इस देश में संसद में ऐसा कौन व्यक्ति पहुंच गया जिसने बच्चियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। और बिना मतलब कि एक पैटर्न देखिए इसमें कि पुलिस नहीं थी, मतलब उसको पुलिस तो उसको कहेंगे, बच्चे उसका सम्मान करते कि जिसके बैच होता, लेकिन बैच नहीं थे। तो इसका मतलब है कि ये सुनियोजित ढंग से मतलब कि बच्चों को पीटा गया है, कि मतलब बाहर से लोगों को लाया गया, सादी वर्दी में लाया गया और कीलें लगाई गई लाठियों में। और वो लोग कौन दिख रहे हैं वीडियो में, जो पुलिस वाले नहीं हैं, वो लाल पीले नीले जूते पहने हैं और उनके बाल हरे किसी के दाढ़ी मतलब न्यू लुकिंग में। तो इस तरीके की ये जो नई पुलिस पहुंच रही है हर जगह, पुराने किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे और इसमें भी, तो ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। उनकी पहचान संसद में चर्चा हो इस पे, और राष्ट्रीयकरण पर बात हो और उनमें ये सारी चर्चाएं हों कि भैया कौन है वो आदमी जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है और आरपीएफ जिसके आदेश पर दिल्ली पहुंच गई और बच्चों को पीटा। इसका जवाब जो है वो संसद से मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो, और विपक्ष का अगर कोई सांसद या कोई मंत्री या एलओपी राहुल गांधी जी अगर मेरी बात अगर उन तक पहुंच सके तो वो इस बात को रेस करें। सबसे पहले देश ये जानना चाहता है कि वो आदेश किसने दिया। वो आदेश देने वाला व्यक्ति जिसके उसकी चर्चा कम हो रही है, वो चर्चा में आना चाहिए। वो देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चों की आंखें गईं,
उनकी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उन बच्चियों को डंडे घुसाए गए, उन बच्चियों के पिताओं को ये अधिकार है और उनका ये सवाल है इस देश का, उनको उठाना चाहिए कि उस व्यक्ति का नाम संसद में सार्वजनिक किया जाए, सार्वजनिक। और मेरी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, देखिए आपकी भी बेटी है, ठीक है, राजनीति है, पार्टी है, सिद्धांत हैं, सब कुछ है, लेकिन बेटी, एक बार सिर्फ आप बेटी के पिता होने के नाते संसद में आप इस क्वेश्चन को रेस करें एज अ सभापति, कि आप कहें कि उस व्यक्ति का नाम आप घोषित करें। पक्ष और विपक्ष के सांसदों को की मौजूदगी में पूरे देश को बताएं कि ये लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, कैसे दिया और कैसे ये लाठियां चली और शादी वर्दी में ये सारा इंतजाम जो बच्चों को पिटवाने का था ये किसका था। ये चर्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये मेन सवाल है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की पुलिस नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के कहने पर बच्चों को नहीं पीटती पुलिस। पुलिस किसके कहने पर पीटी? आरपीएफ और जो गुंडे आए थे उन्हें किसने परमिशन दी वहां पर क्राउड को कंट्रोल करने की? उन लोगों की पहचान सार्वजनिक करना चाहिए और उन वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं इस तरीके के, उनकी पहचानें भी सार्वजनिक करना चाहिए संसद से। और दूसरा, न्यायपालिका से भी यही मांग है कि चीफ जस्टिस सोमोटो लें और उन सारे वीडियोस की जांच कराकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और पूरे देश को आदेश पारित करके बताएं कि ये इसके आदेश पर ऐसा काम जंतर मंतर पर किया गया हो। ठीक है, किसी का धरना हो, कॉकरोच का हो, दीपके का हो, सोनम वांगचुक का हो या राहुल गांधी जी इसमें जो बहुत पहले से कर रहे हैं उनका हो, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सबके सवाल यही होना चाहिए। अगर जो असली विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ेगा उसका सवाल यही है कि उस व्यक्ति का नाम बताया जाए, उन व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, जांच की जाए। वो तत्काल हो सकता है, आदेश तो तत्काल के हैं, वो तत्काल हो सकता है, उसमें सालों महीनों का समय नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक की मतलब 7 दिन के अंदर संसद से ये पारित होगी, 7 दिन के अंदर उन लोगों के नाम संसद सार्वजनिक करेगी, इस देश के नेता सार्वजनिक करेंगे। और अगर इस मांग को कोई नहीं करता है तो ये माना जाए कि संसद में जो लोग बैठे हैं वो उन लोगों को बचा रहे हैं, उनके नाम देश के सामने आना चाहिए दोस्तों। तो ये सारे मुद्दे हैं। ये देश भगत सिंह का है, क्रांतियों का देश है, महात्मा गांधी बुद्ध का देश है, अहिंसा का देश है। तो हमें आने वाले समय में इस कंपनीवाद के खिलाफ ये सारा संघर्ष निश्चित रूप से सड़कों पर देखने को मिलेगा, जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और मंडे के दिन जो संसद में जो चर्चा होगी फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा को मैं यहीं इसी नोट पर ख़त्म करता हूं, क्योंकि संडे था इसलिए मैं आपसे थोड़ा लंबी मेरी चर्चा हो गई। तो आप देखिए, आप चाहें तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है वॉइस ऑफ एडीबी, आप सर्च करें यूट्यूब पर तो वहाँ पर मिल जाएगा। मेरा एक पेज है किसानों की आवाज़, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फॉलोअर बने और इन युवाओं की और किसानों की आवाज़ को हम मजबूत करें और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें, सम्मान की लड़ाई को मजबूत करें, बच्चों के भविष्य की लड़ाई को मजबूत करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।